न्याय में देरी अन्याय कहलाती है, लेकिन विडंबना है कि देश की न्याय व्यवस्था अव्यवस्थाओं के घेरे में है। सालों से भारत लदे हुए कानूनों के बीच को ढोते आ रहा है। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून आज भी भारत ढोने को मजबूर है, जिसकी वजह से न्याय प्रणाली उस विभीषिका का दंश को झेलते आ रही है। अब भारतीय न्याय संहिता के तहत बदलाव की बयार चली है। नए नए बदलाव रोज हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सालों पुराने घाव को एक झटके में कैसे समाप्त किया जाए। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। एशियन न्यूज में आज एक बार फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम मुद्दा में हार्दिक अभिनंदन है। हमारी देश की सेना बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की हिंदू समाज नहीं है। न्याय, बिल्कुल सही सुना आपने। न्याय इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान का अधिकार होता है। न्याय का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, मसलन शिक्षा, नौकरी, भोजन, व्यवसाय, आवास आदि आदि कुछ भी हो सकता है। आज हम यहाँ इसी न्याय के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि बात न्याय की हो तो न्यायालय, न्यायमूर्ति, पुलिस, कानून, संविधान और सरकार सभी का समावेश हो जाता है। भारतीय न्याय व्यवस्था पर देश को भरोसा है, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि न्याय पाने के इंतजार में लोगों की उम्र भी बीत जाती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर अभया है, दिल्ली की निर्भया है, जो न्याय व्यवस्था की लचर कार्य प्रणाली को उजागर करता है। और भी कई उदाहरणों से भरा पड़ा है इतिहास। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के सुप्रीम कोर्ट में 58,700 तथा हाई कोर्ट में करीब 44 लाख और जिला एवं सत्र के अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। इन कुल लंबित मामलों में से 80% से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हैं। इसका मुख्य कारण है भारत में न्यायालयों की कमी, न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों का कम होना तथा रिक्त पदों पे नए न्यायाधीशों का न भरा जाना। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 18 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग की एक रिपोर्ट की सिफारिश की गई कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या तकरीबन 50 होनी चाहिए। अब समझने की जरूरत है कि आखिर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में आखिर न्याय प्रणाली समृद्ध क्यों नहीं है। आखिर समस्याओं के प्रमुख कारण क्या हैं। तो कुछ जो भी नजर में है उस पर हम बात कर लेते हैं। इनमें प्रमुख रूप से जो शामिल हैं उनमें से मैं आपको कुछ तथ्यों को बताता हूं कि आखिर हमारी न्याय प्रणाली इतनी लचर क्यों है। देश भर के न्यायालयों में न्यायिक अवसंरचना का अभाव है। न्यायालय परिसरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में किसी वाद के सुलझने की कोई नियत अवधि तय नहीं की गई है, जबकि अमेरिका में यह 3 वर्ष निर्धारित है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के मामले न्यायालयों में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा 70% के आसपास है। सामान्य और गंभीर मामलों की भी सीमाएं तय होनी चाहिए। न्यायालयों में लंबे अवकाश की प्रथा है, जो मामलों के लंबित होने का एक प्रमुख कारण है। न्यायिक मामलों के संदर्भ में अधिवक्ताओं द्वारा किए जाने वाला विलंब एक चिंतनीय विषय है, जिसके कारण मामले लंबे समय तक अटके रहते हैं। न्यायिक व्यवस्था में तकनीक का अभाव है। न्यायालयों तथा संबंधित विभागों में संचार की कमी व समन्वयों का अभाव है, जिसके कारण मामलों में अनावश्यक विलंब होता है। इन सबसे पहले चर्चा पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी होनी चाहिए। अधिकांश प्रकरणों में पुलिस की भूमिका संदिग्ध होती है। कई प्रकरण उनकी लालच की भेंट चढ़ जाते हैं। प्रकरणों को लेकर होने वाले लेन देन न्याय के हकदार के लिए अन्याय साबित हो जाता है, जिनके उदाहरणों की कमी नहीं है। न्याय के इस महत्वपूर्ण मसले पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज राजेंद्र वर्मा जी, एडवोकेट तनुज दीक्षित जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट आनंद तिवारी जी, जो कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वकील हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं एशियन न्यूज के इस प्रोग्राम मुद्दा पे। बात करते हैं रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र वर्मा जी से। हम न्याय एक बहुत बड़ा मुद्दा है, न्याय एक बहुत बड़ा विषय भी है। साथ में जब बात न्याय की आती है वर्मा सर, तो एक बहुत बड़ा समझ में आता है कि हम सब के मन में एक चित्रण है कि जो अन्याय करता है वो छूट जाता है और जिसको न्याय की दरकार है वह तड़पते रहता है।
क्या कहना चाहेंगे भारतीय न्याय प्रणाली पर वर्मा सर? ऐसा कहा अभी कि जो अन्याय करता है वो छूट जाता है, तो ऐसा नहीं है जी। आप देखिए, न्यायालय जो काम करते जी। हैं वो साक्ष्य और सबूतों के आधार पर करते हैं जी। आपको ऐसा लगता है कि छूट गया, जब गवाह जाके बोलेगा ही नहीं कोर्ट में जी। तो न्यायालय क्या करेगी? जी। समझे आप? जी। तो ऐसा नहीं कि न्याय इसलिए छूट गया, वो अन्याय किया कि कोर्ट ने छोड़ दिया या किसी कमी रही। जब गवाह ही नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? अधिकांश मामलों में ऐसा ही होता है। जब भी उस समय तो आवेश में आकर उनका झगड़ा हो जाता है, वो आपस में दंगा फसाद कर लेते हैं। जब कोर्ट में जाते हैं तो वहां जाके समर्थन नहीं करते अपनी बातें, पक्षद्रोही हो जाते हैं। ऐसा क्रिमिनल केसेस बता रहा हूं आपको मैं। तो आप ऐसा ये धारणा नहीं बनाई जा सकती कि अन्याय करता वो छूट जाता है। इसलिए नहीं छूटता, वो इसलिए छूटता है कि जिसने शिकायत की थी, जो कंप्लेनेंट था, जो फरियादी था, वो उस बात का समर्थन ही नहीं कर रहा आप आके न्यायालय में आके। जी। वर्मा सर, एक और बड़ा सवाल है, कैसे न्याय प्रणाली को सशक्त और सुदृढ़ बनाया जाए? न्याय प्रणाली, देखिए एक चीज आप समझिए, न्यायालयों में जो लंबित प्रकरणों की संख्या बताई आपने, वास्तव में लंबित प्रकरण बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन ये संख्या ये भी दर्शाती है कि भारतीय नागरिकों को, भारतीय जनता को न्यायालयों पर अटूट विश्वास है, श्रद्धा है। क्योंकि जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता तब व्यक्ति न्यायालय की ओर भागता है, न्यायालय की ओर जाता है। और जहां तक विलंब की बात है, विलंब के लिए केवल एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण रहते हैं। भारतीय न्याय संहिता की परिवर्तन किया गया है और इसके आगामी दिनों में असर दिखाई पड़ेगा इनका। जी। और वर्मा सर, कई ऐसे देश हैं, हम सब इस बात के साक्षी हैं और हमारे सामने कई उदाहरण ऐसे हैं, कई मामलों में, कई ऐसे जो अपराध हैं उस मामलों में कई ऐसे देश हैं जिसपे त्वरित संज्ञान लिया जाता है और वहां के न्याय प्रणाली में उसका जो भी व्यवस्था है वहां तुरंत किया जाता है, उसका निदान होता है। हमारे देश में हर प्रकरण में, हर टाइप के अपराध में, चाहे वो अपराध किसी भी तरीके का हो, बहुत विलंब होता है। यहाँ तक कि कुछ बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिसमें साक्ष्य सामने हैं, जिसमें दिख रहा है, सब कुछ स्पष्ट रूप से है, फिर भी बहुत समय लगता है। दुबे जी, एक चीज समझिए, आपराधिक न्याय प्रणाली का जो मूल सिद्धांत ये है कि ये कोई भी अपराधी आरोपी है तो उसके लिए ये धारणा नहीं की जाती कि अपराधी है ये, उसे दोषी तभी ठहराया जाता है जब वो उसके खिलाफ साक्ष्य आ जाती है, पूरी एविडेंस आ जाती है, तब ये माना जाता है कोई व्यक्ति मूलतः दोषी नहीं है। आप ही समझिए इस चीज को। और अपने यहाँ इंडिया में, भारत में दोनों पक्षों को पूरा अवसर, उससे बचाव का भी अवसर दिया जाता है, डिफेंस का पूरा अवसर दिया जाता है उस व्यक्ति को। और जहां तक आपने कहा लंबे समय लगता है, मैं मध्य प्रदेश का अनुभव बताना चाहता हूं आपको। वहां पर 7 दिन में भी फैसले हुए हैं रेप के मामलों में, 7 दिन में, समझे आप। और 7 दिन में फांसी की सजा तक हो लोगों को सुनाई गई है। और मैं मध्य प्रदेश का ही अनुभव बताऊंगा आपको, मतलब अधिकांश मामलों में 1 साल तो बहुत ज्यादा रहती है, अंडर ट्रायल केस मोस्टली 1 साल के भीतर डिस्पोज हो जाते हैं वहां पर, मोस्टली। कुछ अभी एक्सेप्शन होंगे, अपवाद सब जगह है, ये समझिए आप, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, पर जनरल ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो विलंब का कारण रहता है, न्यायाधीशों की कमी। जैसा आपने शुरू में कहा कि 18 न्यायाधीश अपने 10 लाख की आबादी पर है, विधि आयोग ने कहा 50 न्यायाधीश होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं जहां तक देखा मैंने, अधोसंरचना की जहां तक बात है, मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत अच्छी सुधर चुकी है और अधिकांश स्थानों पर नए न्यायालय भवन, नए आवश्यक जो भी आवश्यकताएं रहती हो। और आप इस चीज को देखिए, मतलब कोरोना के समय भी न्यायालयों ने काम किया, आप समझिए इस चीज को, आप जो कह रहे हैं ना। और अधिवक्ताओं का भी पूरा सहयोग रहता है उसमें। अपवाद सब जगह, फिर कहूंगा अपवाद हर जगह रहते हैं, बिल्कुल, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एडवोकेट हो, अपवाद सब जगह हैं, बट अधिकांश सब लोग ही इसके जुटे रहते हैं। और मैंने भी शुरू में सुना आपने बोला न्यायालय में अवकाश की बात कही थी आपने, तो अवकाश में अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कभी जाके पर्सनली देखें इस चीज को, चाहे जिला स्तर पे न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह न्यायाधीश 10 से 4 या 10 से 5 जो समय उनका, वहां उस समय तो डाइस पे बैठता ही है, वो वहां सुनवाई करता है। और उसके बाद असली काम कब चालू है, जब ऑर्डर लिखाने उठते हैं उसको, तो डेली 7 साढ़े 7 बजे के पहले कोई न्यायाधीश वापस नहीं जाता कोर्ट से, आप समझिए इस चीज को। और सुबह 2-3 घंटे स्टेनो आता घर पे, वहां डिक्टेशन देता है वो,
और रात में भी जाके 11 बजे तक पढ़ता है, समझिए आप चीज को जी। और छुट्टियों में भी, छुट्टियां जरूर होती दिखती है अपने को, छुट्टियों में घर पे काम करते हुए दिखेंगे आपको जी। न्यायालय अवकाश जो होता है, उसका अवकाश का कोई दुरुपयोग नहीं होता, अवकाश का दुरुपयोग न्यायालय के लिए ही होता है, न्यायालय अधिकार के लिए, अधिकार स्थान, समझिए इस चीज को जी। अगला सवाल लेते हैं तनुज दीक्षित जी से, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तनुज दीक्षित जी, जो संगीन अपराध हैं, जो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, खासकर जो आजकल इंसानी दरिंदे घूम रहे हैं हर जगह, जो समझ में आता है, जिससे रेप के केसेस, बलात्कार के केसेस की इस तरह से बढ़ रहे हैं, चाहे वो नाबालिग के साथ हो, बालिग के साथ हो, हर तरीके से आप उसमें व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसे संगीन मामलों के लिए समय सीमा तय होनी चाहिए, कम से कम कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना तय हो? देखिए, जो अभी नए कानून आए हैं भारत में, जो अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं 1 जुलाई 2024 से, जिसके अंदर BNS, BNSS और BSA, ये जो मेजरली इम्प्लीमेंट हुए, इसके अंदर अब जो ट्रायल और कोर्ट को जो डिसीजन देना है उसकी एक समय सीमा तय हो चुकी है। अब स्थितियां पूर्व जैसी बिल्कुल भी नहीं है। अब 3 साल के अंदर एक जजमेंट कोर्ट को देना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी जजमेंट्स हो, सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर न्यायाधीश लोगों को भी अपने जजमेंट्स देना पड़ेंगे। और ऐसे में जो अब कोर्ट की स्थितियां, जिसमें हम सुनते हैं कि सालों साल तक मामले लंबित रहते हैं, ऐसा अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। जैसा कि अभी हमारे ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र वर्मा साहब ने भी बताया कि अब जो स्थितियां हैं पहले से बेहतर आपको आने वाले भविष्य में दिखेंगी, और निश्चित रूप से मुझे भी यही, मैं सहमत हूं। मुझे भी लगता है बहुत जल्दी जो है आने वाले समय में कानून के अंदर, न्यायालय के अंदर, प्रकरणों के अंदर जो परिवर्तन है वो हमको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, जिस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा बहुत से प्रकरण जो इस टाइप के मामले होते हैं, इसके लिए जजेस भी, कोर्ट्स भी, ऑनरेबल कोर्ट्स भी बहुत कंसर्न होती है, और इसीलिए इसको कई बार फास्ट ट्रैक में भी इन मामलों को चलाया जाता है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसको विलंब के साथ ही। अब देखिए, हम बात अगर कोलकाता केस की करेंगे, तो कोलकाता केस में अभी तक जो सबूत एक्चुअली चाहिए वो अभी तक सीबीआई जुटा नहीं पाई है, क्योंकि आप भी जानते हैं काफी कुछ वहां पर बदला है स्थितियों में, हालातों में। तो जो चीजें हैं, फिर सरकार का उतना समर्थन नहीं है, और बहुत मैटर करता है एक जांच के लिए लोकल ग्राउंड लेवल पर सरकार का, प्रशासन का एक समर्पण और समर्थन, तभी जाकर के जो एक्चुअल एविडेंस है, गवाह है, तभी जाकर के वो एकत्रित किए जा सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जब उस मैटर पे लास्ट टाइम जब चर्चा हुई, तो उसमें यही पाया गया कि जो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो फुटेजेस है, वो भी पूरे प्राप्त नहीं हुए। और निश्चित रूप से सारा केस का जो डायरेक्शन है वो उसी पे निर्भर करेगा कि क्या आपके पास में उस केस से संबंधित गवाह है, क्या आपके पास में उससे संबंधित एविडेंस है, क्या आपके पास उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स है। जी। अगला सवाल आनंद तिवारी जी से लेते हैं। आनंद तिवारी जी, शासन के पास इतनी सारी एजेंसियां हैं, पुलिस है, सीबीआई है, अलग अलग लेवल पे कई सारी एजेंसियां हैं, गुप्तचर भी हैं, और तो और लोकल लेवल पे, फिर भी ऐसे संगीन मामले, ऐसे संगीन अपराध जहां पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, सारे साक्ष्य भी दिखाई दे रहे हैं, यहां तक कि जो आरोपी है उसके नार्को टेस्ट हो रहे हैं, सब में समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये आरोपी है, और दिखाई दे रहा है कि हाँ यह आरोपी है और इसको सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जितनी कड़ी सजा का प्रावधान हो। उसके बाद भी मामले लंबित रह रहे हैं, डिसीजन नहीं हो रहे। आनंद तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की क्या भूमिका है इस पर? सर, आप दो बातें जी, दोनों का जवाब दें आनंद तिवारी जी। पहली बात यह है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, जी, जैसा दीक्षित जी ने बताया, जैसे सर ने बताया, वर्मा सर ने, जी, इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उठाए और बस मिल गया और आप चले गए। जी। किसी भी व्यक्ति को आरोपी साबित, अपराधी नहीं साहब, आरोपी बनाने के लिए पुलिस को भी हमारे संविधान के दायरे में काम करना होता है। जी। हमारे देश में ऐसा नहीं कि मीडिया ने रिपोर्ट दिया, उसके आधार पर सजा दे दी गई। जी। हमारे देश का कानून, हमारे उच्च न्यायालय, न्यायालय और निम्न न्यायालय, जी, ये सारी प्रक्रियाओं का पालन अच्छे से करते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मॉनिटर भी करते हैं। जी। जहां कहीं भी इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, वहां पर न्यायालय आगे आकर के खुद भी संज्ञान लेते हैं। जी। रह गया सवाल, आपके द्वारा ये बताया जा रहा है कि सारी चीजें होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। जी, बिल्कुल।
तो सारी चीजें किसके पास कंप्लीट हैं? जी, मीडिया के पास, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास, जी, या कोर्ट के पास? जी, अगर मीडिया के पास है तो क्या मीडिया जाना चाहती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने कि साहब ये सबूत है, आप रखिए? जी, नहीं, टाइम लिमिट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, राइट, इट इज नॉट प्रोवाइडेड एनीवेयर। जी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है इन्वेस्टिगेट करना। जी, हमारे यहां टाइम लिमिट बनाई गई है, आदमी के, आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद उसको सर्टेन लिमिट में आप जुडिशियल रिमांड में दे सकते हैं, इस लिमिट में आप उसको बेल दे सकते हैं, इस लिमिट में आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के प्रावधान जो नए हमारे कानून आए हैं उसमें भी हैं। जी, मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूं। सामान्य धारणा है ये जी, कि न्याय में विलंब हो रहा है, न्याय में विलंब हो रहा है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालिए जी, और पिछले 10 साल में हमारे उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों का वाया मीडिया निकाला, लीगल एड अथॉरिटी के अंतर्गत में सारे काम किए। आज लाखों की संख्या में मामले सुलझे हैं, जी, लाखों की संख्या में पूरे मामलों को निपटाया गया है, समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है, मामले में त्वरित न्याय देने का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स इस बात के लिए प्रयास नहीं करती, ऐसा नहीं है कि वकील इस बात के लिए प्रयास नहीं करता। जी, यदि अधिवक्ता अपने हित को ध्यान में रख करके मुकदमे करें जी, तो वो व्यापारी कहलाएंगे। बिल्कुल, अधिवक्तागण पूरे देश में अपने अधिकारों का, अपने व्यवसाय का जो लाभ है उसको दरकिनार करके कोर्ट के साथ में मिल करके सारे मामले न्याय हित में निपटा रहे हैं, उनपे समझौता करा के मामले की पेंडेंसी खत्म कर रहे हैं। अभी आप हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में देखे होंगे, दीक्षित साहब भी बताएंगे आपको कि वहां पर लोक अदालत के मामले किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में निपटाए गए। ऐसा नहीं है कि मामलों की लंबित स्थिति को निपटाने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं सर। जी, आपके सामने आधी रात को कोर्ट खुल रहे हैं सर। जी, आधी रात को हाई कोर्ट खुल रहा है सर। देखिए, आधी रात को हाई कोर्ट खुल रहा है, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है। किन केस पर खुल रहा है ये भी मायने रखता है। बहुत बड़ा यह सवाल है। हाई प्रोफाइल केस में रात को 1 बजे भी कोर्ट लगने के लिए तैयार है, समझने की बात है। देखिए, अभी अपन इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। अगला सवाल करता हूं मैं जस्टिस साहब से, राजेंद्र सर से। 78 साल बीत गए राजेंद्र साहब, हमारे देश को आजाद हुए। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कई तमाम चीजों पे, पुलिस पे, इन्वेस्टिगेशन पे, नई नई एजेंसियों पे न जाने तमाम खर्च किए। रुपयों के गिनने का कोई मशीन नहीं लगा सकता, इतने खर्च किए। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है न्याय, जो सबसे व्यापक मुद्दा है न्याय, जब 35 करोड़ की आजादी 150 करोड़ के आसपास पहुंचने को है, उस समय पे क्या सरकारें सो रही हैं? आप चूंकि पदासीन रहे हैं इतने बड़े हाईकोर्ट में एज ए जज, तो इस बात का जवाब आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। क्यों नहीं और कोर्ट खोले जा रहे हैं? क्यों नहीं न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जा रही हैं? व्यवस्थाएं क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? आबादी तो बढ़ते जा रहा है ना, आपने जनसंख्या घटाया, आबादी बढ़ते जा रही है, तो व्यवस्थाएं क्यों नहीं? सरकार क्यों फेल हो रही है सर? दुबे जी, जहां तक आपने कहा कि सरकारें फेल हो रही हैं जी, मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकारें फेल हो रही जी। मैं अपने मध्य प्रदेश के अनुभव से ही कह रहा हूं। जी, मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी रहा जी, मैं जिला न्यायाधीश भी रहा जी, मैं विधि सचिव भी रहा जी। और मेरा जो अनुभव रहा है कि जो भी प्रस्ताव जी, न्यायपालिका सुदृढ़ बनाने के लिए भेजे जाते हैं, जी, सरकारों का रूप बड़ा सकारात्मक रहता है, लेकिन सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं। जी, बजट की सीमाएं हैं, जी, बहुत सारी चीजें हैं। जी, केवल न्यायपालिका ही नहीं, पूरा देश सरकार को चलाना है। जी, आप समझिए इस चीज को। जी, लेकिन सरकार, मैं बताया ना आपको, मध्य प्रदेश में आप जबलपुर जाइए, बस हर जिला स्तर पर लगभग नए न्यायालय भवन बन चुके हैं, सारी सुविधाएं दी हुई हैं। आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंप्यूटराइजेशन के लिए, IT के लिए अच्छा खासा फंड उन्होंने दिया है, उसका उपयोग भी किया जा रहा है। और आज की तारीख में इतनी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं कि एविडेंस के लिए, साक्ष्य के लिए, जो भी चिकित्सक हैं, जो भी हैं, उन्हें यदि इंदौर में बैठा व्यक्ति है, उसकी गवाही
दतिया में, भिंड में है डॉक्टर की, तो वहां से उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है, जाना आना नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन आपका बिल्कुल कहना सही, आबादी अपनी गति से बढ़ रही है अपने यहाँ, आबादी में जनसंख्या अपनी काफी विस्फोटक जैसी हो रही है जनसंख्या अपने यहाँ, उस अनुपात में व्यवस्थाएं होती हैं 100 के लिए अगले 10 वर्ष के, बट अगले 10 वर्ष में 100 की बजाय 200-250 बढ़ जाते हैं, ये होता है अपने यहाँ। तो जो मूल समस्या है वो तो अपनी जनसंख्या वाली है और उसके आगे से बहुत सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। बिल्कुल। और जहां तक मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश के अनुभव बता रहा हूँ आपको, न्यायाधीशों की संख्या बराबर बढ़ रही है वहां पर भी, काफी मतलब लगभग 2000-2500 न्यायाधीश वहां पे हैं और बराबर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, सरकार द्वारा, सबके द्वारा प्रयास किया रहा है कि संख्या बढ़ती रहे आगे, और सारी अधोसंरचना जो है उसके में काफी कुछ वहां पर काम किया गया है और निरंतर किया जा रहा है वहां पर। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार फेल हो गई है, कोई शासन फेल हो गया, कोई फेल नहीं हुआ है। हाँ, फेल यदि हम हो रहे हैं तो फेल हो रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के मामले में। यदि जनसंख्या नियंत्रण होता है तो मतलब केवल न्यायपालिका ही नहीं, अधोसंरचना यहाँ की नहीं, हर जगह में, चाहे आप कहीं भी जाइए, आप अस्पताल जाएंगे वहां भीड़ मिलेगी आपको, बिल्कुल, रेलवे स्टेशन जाइए वहां भीड़ मिलेगी, एयरपोर्ट पे जाइए लगता कि आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए ऐसा लगता है, बस स्टैंड पे खड़े हुए ऐसा लगता है आपको, तो भीड़ तो सब जगह है। वैसा ही भीड़ सरकार इंतजार कर रही है कि न्यायालय के फाइलों में भी हो सर, या जैसे स्टेशन बढ़ रहे हैं या जैसे बस स्टैंड बढ़ रहे हैं वैसे ही न्यायालय भी बढ़ाए जाने चाहिए। जो भी सुविधाओं की आवश्यकता है, सूचना की आवश्यकता है, सरकार की तरफ से अपनी सीमाओं में रहती थी, मैंने कहा उनकी भी बजट की सीमाएं हैं, ऐसा नहीं है, उनकी तरफ से पूरे प्रयास किए जाते हैं और सारा बजट उपलब्ध कराया जाता है, उनकी तरफ से कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं कह सकते कि सरकारें फेल हो गई हैं न्याय के लिए। जैसा मैं इस बात को मानता हूं, आप अपनी सीमाओं में चीजों को कह रहे हैं, मैं पटल के इस साइड से जब देखता हूं तो मैं तो यही देख पाता हूं, या मीडिया पटल के इस पार से जब देखती है तो यही देख पाती है कि रोज फाइल पे फाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। न्यायालयों की व्यवस्था की जरूरत है और सरकार कहीं ना कहीं अपने सीमाओं में बंधी हुई है, या क्या फाइल बढ़ना इस बात का संकेत है कि लोगों को न्यायपालिका में विश्वास है। बिल्कुल है, समझिए इस चीज को जी, न्यायपालिका विश्वास है। व्यक्ति जब सब जगह से हार जाता है, सब निराश हो जाता है, न्यायालय की तरफ जाता है वो, ठीक है। न्यायपालिका में विश्वास नहीं होता तो फाइलें नहीं बढ़ती है। ये फाइलें बढ़ना इस बात का द्योतक है कि लोगों न्यायपालिका अटूट श्रद्धा और विश्वास अभी भी है। पहले ही मैंने आपने कहा कि 18 न्यायाधीश होना चाहिए, 10 लाख में 50 होना चाहिए, 18 ही है अभी, कहीं 18 भी नहीं होंगे, कहीं वक्त 25 भी हो, आपका कहना। तो इन चीजों को एक दिन में सुधारना संभव नहीं है, बट जो मेरा अनुभव रहा पिछले 20 साल का, 25-36 साल का, निरंतर इसमें प्रयास किया जा रहा है। और जो जब मैं आया था आज के 30-35 साल पहले, उस समय जजों की जो संख्या थी उससे आज तिगुनी संख्या हो चुकी है। लेकिन फिर मैंने कहा आपसे कि एक दिन में कोई चीज होना संभव नहीं है, धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं और मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, और इसमें प्रयासों में कोई कमी नहीं है, चाहे उच्च न्यायालय की ओर से हो या सरकार की ओर से। सरकार भी कोशिश करती है, कभी कभी फिर मैंने कहा उनकी सीमाएं अपनी जगह रहती है, सरकारों की प्रायोरिटी भी कभी भी चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो इसलिए अपन क्यों ये नहीं कह सकते कि कोई फेल हो गया। हाँ, प्रयासों से कमी हो, प्रयासों उतने प्रयास नहीं हो पा रहे जितना होना चाहिए, बट फेल शब्द का प्रयोग नहीं कह सकता, असफल तो नहीं जी। एक और सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल, समय की बाध्यता है, तनुज दीक्षित जी से। कुछ ऐसे देश हैं, तनुज दीक्षित जी, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जहां पे कुछ संगीन अपराधों में त्वरित होता है, चाहे अब आप सऊदी अरबिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, साउथ अफ्रीका ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे कानून वहां पे बने हैं कुछ घटनाएं या कुछ अपराधों के अगेंस्ट में। भारत में ऐसे कुछ घटनाओं का कब, या ऐसे अपराधों की कब लिस्ट बनेगी, सूची बनेगी कि हाँ ये 1, 2, 3 ऐसे अपराध हैं जो अगर ये अपराध होते हैं तो इसमें तय सीमा है कि 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर व्यवस्था या न्याय मिलना चाहिए, और चाहे अब उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, किसी भी एजेंसी को लगाना पड़े या स्पेशल एजेंसी गठित करना पड़े। क्या कहना चाहेंगे तनुज दीक्षित जी? देखिए दुबे जी, बात फिर वही कानून की है, जैसे कि अभी हाल ही में 10 दिन पूर्व में कलकत्ता सरकार, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक बिल लेकर के आ गए कि इंस्टेंट फांसी की सजा होगी। अब 10 दिन हो गए, लॉ इंप्लीमेंट हुए, गजट नोटिफिकेशन आ गया है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 10 दिन में वेस्ट बंगाल के अंदर कोई और रेप की घटना नहीं हुई होगी? रोज हो क्या किसी को फांसी की सजा मिली? आप इस चीज को समझिए,
और बात आप करते हैं अगर दुबई की, किसी और अन्य मुस्लिम कंट्रीज की, तो देखिए वहां पर शासक अलग तरीके के हैं, वहां पर न्यायपालिकाएं अलग तरीके की है, वहां कोर्ट से ऊपर जो है सुल्तान होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेसिडेंट्स होते हैं, बड़ा अलग टाइप का सिनेरियो है। क्या एक बहुत बड़ा रीजन है। आज हम सऊदी अरेबिया की अगर बात करते हैं, वहां के इनकी जो सजाएं हैं, उनके तरीकों की बात करते हैं, तो वहां की आबादी की भी बात करना बहुत आवश्यकता रहेगी। फिर यहाँ की आबादी का एक अलग सिनेरियो है, हमारे यहाँ पर एक मिला जुला कल्चर है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी, पश्चिम बंगाल से राजस्थान, कहीं भी हम देश को देखते हैं तो हमारे यहाँ अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग समाज, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमारे यहाँ पर कोई जो भी न्याय प्रणाली है उसको कानून के दायरे में, जो कानून बने हैं उनके दायरे में ही सजाएं हो सकती है। दूसरा, हमारे यहाँ पर भी मृत्यु दंड तक की सजाएं ऐसे जघन्य अपराधों के अंदर है और मिलती भी है। पर जो ट्रायल है, मैं आपको वही एक बात कह रहा हूं, आज ट्रायल्स किसी भी एक हमारे यहाँ पे भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हमारे यहाँ पर पालन किया जाता है, उसके अंदर जो अवधि दी जाती है, जो समय सीमाएं हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जब तक वो केस के अंदर कंप्लीट नहीं होगी ऐसे ही डिसीजंस किसी भी तरीके के सुनाए नहीं जा सकते हैं। तो वो वेट जरूर करना होता है उतने समय का, और निश्चित रूप से न्याय सभी को मिलता है, न्यायालय से न्याय मिलता है, विश्वास और बाध्यता जो है समय की, उस पर भरोसा रखना पड़ता है दुबे जी। और यही इस चीज में मेन होता है जी। जैसा कि मैंने पहले ही लाइन में कहा था, न्याय नहीं मिलना अन्याय ही कहलाता है। एक बहुत छोटा सा शेर है, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हालात बदलने चाहिए। अगर जरूरत है न्याय प्रणाली को बदलने की, अगर जरूरत है कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को बदलने की, अगर जरूरत है कानून को बदलने की, तो कानून भी बदला जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अब व्यवस्था बन चुकी है, जिस तरीके से अब लोग प्रताड़ित हैं, प्रताड़ित करने वाले जिस तरीके से व्यवहारिकता खोते जा रहे हैं अपराध करने वाले, उसमें जितना कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होगा, न्याय जितना त्वरित होगा, जितना फास्ट ट्रैक पे डिसीजंस होंगे, उतना ही अच्छा उदाहरण कहीं ना कहीं समाज में और देश में स्थापित होगा। उपयुक्त सभी बातों को देखते हुए स्पष्ट है कि भारतीय न्याय तंत्र में विभिन्न स्तरों पर सुधार की दरकार है। यह सुधार न सिर्फ न्यायपालिका के बाहर के बल्कि न्यायपालिका के भीतर भी होने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के नवाचार को लागू करने में न्यायपालिका की स्वच्छता बाधा न बन सके। न्यायिक व्यवस्था में न्याय देने में विलंब न्याय के सिद्धांत की विमुखता है। अतः न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। आप तीनों हमारे विशिष्ट अतिथियों का, हमारे मेहमानों का एशियन न्यूज और मैं जय दुबे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोगों ने अपना समय निकाला, हमारे प्रोग्राम में इस मुद्दा में शामिल हुए। अगली बार फिर एक नए कड़ी में, एक नए प्रोग्राम के साथ, देश के एक नए मुद्दा को लेकर हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए एशियन न्यूज।